नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में। ये कानून अभी चर्चा में आ गया है बिकॉज ऑफ द ज्ञानवापी मस्जिद। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर अदालत में एक केस दायर किया गया है और उसकी जो कवरेज है वो काफ़ी ज़्यादा हुई थी न्यूज़ में। आई एम श्योर आप सभी ने उसके बारे में सुना होगा। लेकिन वहां पर जो सबसे रेलेवेंट फैक्ट है वो क्या है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ये मामला अदालत में टिकेगा या नहीं। अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अपने आप में एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल कानून था जब आया था और इस पे आज भी कई संवैधानिक सवाल उठते हैं। तो वो क्या संवैधानिक सवाल है उन्हीं को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पिछले एक महीने से लगातार न्यूज में है, तो अगेन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 8 अप्रैल 2021 को उत्तर प्रदेश के एक सिविल कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये निर्देश दिए कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वहां पर एक सर्वे कराया जाए और उसमें यह पता करने की कोशिश करी जाए कि क्या वहां पर पहले एक मंदिर था जिसके ऊपर मस्जिद बनाई गई है या नहीं। ये केस दायर किया गया है काशी विश्वनाथ मंदिर के भक्तों के द्वारा और उनका कहना है कि ये केस हमने दायर किया है ऑन बिहाफ ऑफ द स्वयंभू लॉर्ड विश्वेश्वर, यानी कि भगवान के लिए हम केस कर रहे हैं। और केस दायर करके उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था 1669 तक, जिसे मुगल बादशाह औरंगजेब ने तोड़वा दिया था और उसकी जगह पर एक मस्जिद बनवा दी थी। तो यही मस्जिद आज ज्ञानवापी मस्जिद कहलाती है और जो मंदिर है वो इस मस्जिद के बिल्कुल साइड में है। इस ओरिजिनल मंदिर के तोड़े जाने के या ध्वस्त करे जाने के कुछ साल बाद ही ड्यूरिंग द मुगल टाइम पीरियड सवाई जय सिंह द्वितीय, जो आमेर के शासक थे और जिन्होंने जयपुर शहर की भी स्थापना करी थी, उन्होंने मुगल काल में ही जब वो सूबेदार थे उन्होंने यहाँ पर एक अलग मंदिर बनवा दिया था जो मस्जिद के बिल्कुल बगल में है, बिल्कुल एडजेसेंट है और आज उसको हम काशी विश्वनाथ मंदिर के रूप से जानते हैं। लेकिन तब से ये डिस्प्यूट चल रहा है कि जो ओरिजिनल साइट है मंदिर की वो वहां पर है जहां पर आज मस्जिद खड़ी है। और इसीलिए ये जो जिन्होंने केस किया है वो चाहते हैं कि हिंदू आस्था को ध्यान में रखते हुए इस जगह फिर से एक मंदिर बना दिया जाए या फिर जो मस्जिद है वो हिंदुओं के हवाले कर दिया जाए। अब ये पूरा मामला आपको बाबरी मस्जिद या फिर अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर विवाद जो है उसके जैसा ही प्रतीत हो रहा होगा। बिल्कुल कुछ उसी प्रकार का ये केस है। और यहां पर भी अयोध्या राम जन्मभूमि वाले केस में भी क्या हुआ था, 2003 में अदालत ने एएसआई को कहा था कि आप सर्वे करो और पता करो कि वहां पर मंदिर था या नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट को, उस सर्वे रिपोर्ट को अदालत में पूरी तरह से मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि एक तो उसमें कुछ कंक्लूसिव एविडेंस भी नहीं आया था। एविडेंस हिंदू मंदिर के भी मिले थे, बौद्ध साइट के भी मिले थे, लेकिन उसमें कुछ कंक्लूसिवली नहीं कहा जा सकता था। पिलर्स मिले थे डेफिनेटली, लेकिन अदालत ने उसको पूरी तरह से साक्ष्य मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हाँ ठीक है, हम मानते हैं कि एएसआई की फाइंडिंग्स यहाँ पर हैं, वी एक्नॉलेज दैट, हम मानते हैं कि ये सर्वे किया गया, लेकिन जो पूरा फैसला है वो इसके बेसिस पर नहीं दिया जा सकता। तो 2019 में जो फाइनल फैसला दिया गया था वो यही दिया गया था कि वहां पर एक राम मंदिर बनेगा, अयोध्या राम जन्मभूमि है वो मंदिर, और वो जमीन जो है वो हिंदुओं को सौंप दी गई थी। तो इसी प्रकार से अब यहां पर इस केस के अंदर भी ऐसा ही कुछ भविष्य में हो सकता है, इसीलिए ये मामला थोड़ा सा अभी डिस्प्यूट हो रहा है या फिर न्यूज में आ रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की चर्चा भी बार बार हो रही है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसका नाम ही आपको बता देता है कि जहां पर कोई पूजा करता हो या जो भी करता हो, नमाज पढ़ता हो, इट इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप। एक ऐसी जगह जहां पर कोई भी धार्मिक स्थल है, जहां पर नमाज पढ़ी जा रही है, मंदिर में पूजा अर्चना करी जा रही है, कोई गिरजाघर हो सकता है, कोई सिख गुरुद्वारा हो सकता है, एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, उसके लिए यह कानून बनाया गया था। अब ये कानून बना कब था? 91 में, जब अयोध्या डिस्प्यूट अपने चरम पर था। मस्जिद उस समय गिराई नहीं गई थी, जो विवादित ढांचा जिसको कहा जाता था बाद में, उसको नहीं गिराया गया था। लेकिन उस समय ऐसा लग रहा था कि कभी भी बाबरी मस्जिद के ऊपर अटैक करके उसको गिराया जा सकता है। तो पार्लियामेंट ने 91 में, जब उस समय कांग्रेस की सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने कानून पास किया पार्लियामेंट में और उसमें यह कहा गया कि हम एक डेट सेट कर देते हैं 1947, जिस दिन भारत आजाद हुआ, उस दिन जो स्ट्रक्चर मंदिर था वो मंदिर रहेगा, जो स्ट्रक्चर मस्जिद था वो मस्जिद रहेगा। हो सकता है वहां पर कुछ डिस्प्यूट हो, उसका नेचर चेंज किया गया हो। भारत का इतिहास इस प्रकार का है, हजारों साल का हमारा इतिहास है, कई जगहों ने अपने जो कैरेक्टर हैं वो चेंज किए हैं, लेकिन अब आप आज़ादी के बाद इन कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते। कुल मिलाकर इस कानून को लाने के पीछे ये मंशा थी। इट सॉट टू प्रोटेक्ट द कैरेक्टर ऑफ ऑल प्लेसेस ऑफ वर्शिप। केवल ऐसा नहीं है कि मंदिर और मस्जिद के लिए था, ये सभी, गिरजाघर हो चाहे सिख गुरुद्वारा हो, सभी के लिए ये लागू किया गया था। इसमें सेक्शन 4(1) ये कहता है कि जो भी कैरेक्टर उस जगह का है, मान लो अगर कोई जगह मस्जिद है और उसको 15 अगस्त 1947 के पहले मंदिर में कन्वर्ट कर दिया गया था, तो अब वो मंदिर ही रहेगी, अब उसको फिर से मस्जिद में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। और अगर कोई जगह मंदिर था और उसको मस्जिद बना दिया गया, तो अब वो मस्जिद ही रहेगा। कट ऑफ डेट तय कर दी गई 15 अगस्त 1947, भारत की आजादी का दिन। अगर किसी विवादित ढांचे के कैरेक्टर को चेंज करने के लिए कोई अदालतों में केस आता भी है, तो जुलाई 1991 के बाद इस प्रकार का कोई केस एंटरटेन नहीं किया जाएगा, उस केस को रद्द कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। लेकिन एक एक्सेप्शन दे दिया गया बाबरी मस्जिद को।
अब बाबरी मस्जिद के कारण ही ये कानून आया था, तो इसको थोड़ा सा एक्सेप्शन दे दिया कि बाबरी मस्जिद ढांचे को छोड़ दो, उसके अलावा जितने भी इस प्रकार के विवादित ढांचे हैं वहां पर अब कोई केस की सुनवाई अदालतों में नहीं होगी। अगर वो मस्जिद था तो मस्जिद रहेगा, मंदिर था तो मंदिर रहेगा। इस कानून का एक और इंपॉर्टेंट क्लॉज था सेक्शन 4 क्लॉज 2। ये क्या कहता है, मान लो किसी स्ट्रक्चर को कन्वर्ट किया गया 1947 के बाद। मान लेते हैं एक बार के लिए कि कोई मंदिर है, उस मंदिर को 1962 में लोगों ने जबरदस्ती मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। तो फिर ऐसे में क्या फैसला जाएगा, तो अदालत ये देखेगी कि 1947 के दिन वो क्या था, मंदिर था या मस्जिद था। अगर वो मंदिर था तो फिर उसको फिर से मंदिर कन्वर्ट कर दिया जाए, अगर वो मस्जिद था 1947 15 अगस्त को, तो फिर उसे मस्जिद ही रखा जाएगा। तो ये डेट जो है उसको भी, ये इसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो गई कि अगर आज़ादी के बाद भी किसी जगह को बदला गया है तो उसके लिए भी इस प्रकार की क्राइटेरिया को सेट कर देते हैं। इस कानून का अगला इंपॉर्टेंट क्लॉज ये कहता है कि अगर कोई जगह ऐतिहासिक तौर पर इंपॉर्टेंट थी, अगर उसकी कोई ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस है, तो फिर उसको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाहर रखा जाएगा। इसके पीछे टारगेट क्या था कि उसको एएसआई अपने संरक्षण में लेकर कंजर्व कर सके। तो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट रिमेन्स एक्ट 1958 की डेफिनेशन के अंदर अगर कोई जगह एंशिएंट मॉन्यूमेंट कहलाती है तो फिर उसको मंदिर मस्जिद नहीं, उसको एएसआई को दे दो, फिर वो ऐतिहासिक तौर पर इंपॉर्टेंट इमारत के तौर पर देखी जाएगी, ना कि कोई मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारे के तौर पर। तो इसमें एंशिएंट मॉन्यूमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, कोई भी ऐसी बिल्डिंग स्ट्रक्चर ढांचा कोई पुराना जो भी है, उसको अगर 100 साल हो चुके हैं, अगर वो बने हुए, उसको इफ इट हैज बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर नॉट लेस देन 100 ईयर्स, तो फिर वो ऐतिहासिक बिल्डिंग कहलाएगी। मान लो आपका घर भी अगर 150 साल पुराना है तो वो भी एक ऐतिहासिक बिल्डिंग कहला सकता है अगर एएसआई चाहे तो। ठीक है, तो एएसआई की डेफिनेशन के अंदर ये कहा जाता है कि अगर 100 साल से पुराना ढांचा है और उसकी कोई ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस है तो फिर उसको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाहर निकालकर एएसआई के कंजर्वेशन में भी दिया जा सकता है। एएसआई उसको संरक्षित करेगी, उसका रख रखाव करेगी। अब इसका टारगेट ये था कि देखो, अगर कोई मान लो पुराना मंदिर है, पुराना मस्जिद है और वो ऐतिहासिक है, तो फिर उसका संरक्षण देख रेख उसकी अच्छे से हो, ये इनका लक्ष्य था। लेकिन अब इस क्लॉज को भी थोड़ा सा मिसयूज करने की कोशिश करी जा रही है। 2007 में इस कानून का इस्तेमाल करते हुए एक अदालत ने शिमला के एक चर्च को माना था कि ये पुरानी बिल्डिंग है और एंशिएंट मॉन्यूमेंट के तहत आती है। आइए अब बात करते हैं ज्ञानवापी मस्जिद और उससे संबंधित जो करंट केस है उसके बारे में। तो ये है ज्ञानवापी मस्जिद का एक फोटोग्राफ, और इसके बारे में मैं आपको ब्रीफली बता ही चुका हूं कि यहाँ पर एक मंदिर था, काशी विश्वनाथ मंदिर, और मंदिर के प्रांगण में एक बहुत पुराना कुआं है, ज्ञानवापी कुआं। उसका पानी काफ़ी होली माना जाता है। तो ये जो बिल्डिंग थी या मंदिर था, इसको ध्वस्त करके औरंगजेब के समय काल में 1669 में एक मस्जिद बना दी गई। और आज भी मस्जिद की दीवारों में साफ तौर पर दिख सकता है कि यहाँ पर कोई ना कोई हिंदू इमारत थी, क्योंकि उसके पिलर्स, उसकी कारीगरी पूरी तरह से हिंदू इमारत की ओर इशारा करती है। लेकिन इसके पास में एक दूसरा मंदिर बना दिया गया, बिल्कुल इसके बगल में दूसरा मंदिर है जिसको आज काशी विश्वनाथ मंदिर कहते हैं। तो वो मंदिर, जो करंट मंदिर है, वो बनवाया गया था जयपुर के सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा। अब जो केस अभी किया गया है वो ये कह रहा है कि ये वाला ढांचा है या फिर ये जो मस्जिद है, इसको हिंदुओं को सौंप दिया जाए, क्योंकि ये ओरिजिनली एक मंदिर था। अब आप कहोगे ये तो ठीक है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत सिंपल है इसमें फंडा, 1947 में ये क्या था, एक मस्जिद था तो मस्जिद ही रहेगा। बिल्कुल, अदालतें भी अभी तक यही कहती आई हैं कि बाबरी मस्जिद के एक्सेप्शन को छोड़ दो, बाकी सारी इमारतों पर ये वाला कानून लागू होगा। लेकिन अभी ज्ञानवापी वाला जो केस है, इसमें कुछ और आयाम निकल कर आ रहे हैं और इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट फिर से न्यूज में आया है। तो देखो, ये इस केस की ब्रीफ समरी है। केस की समरी कोई आपसे पूछने वाला नहीं है, बस इतना सा याद रख लेना, 91 में इस मंदिर को लेकर भी केस किया गया था और ये कहा गया कि जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी है वो फिर से हिंदुओं को सौंप दी जाए। तो ओरिजिनली जो केस हुआ उसको सीधे तौर पर रद्द कर दिया गया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 4 के तहत, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद कई बार इसको लेकर रिवीजन पिटीशंस फाइल करी गई। कभी ये मामला लोअर अदालतों से अपर अदालत में जाता, अपर अदालत से फिर से ये लोअर में जाता। तो यहां पर हो क्या रहा है कि एक स्टे लगा हुआ था 2020 तक के लिए, एक स्टे था प्रोसीडिंग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का। तो 20-22 साल के लिए जो ये स्टे लगाया गया था, जैसे ही ये खत्म हुआ तो फिर से लोअर अदालतों के अंदर दोनों साइड्स के द्वारा केसेस दायर किए गए, और ये केसेस दायर किए गए तो हियरिंग्स फिर से शुरू होती हैं। तो इस स्टे के बावजूद 8 अप्रैल को वाराणसी की लोकल अदालत ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक रिपोर्ट पेश करने के लिए निर्देश दिए हैं और कहा है कि आप पता करो कि यहाँ पर नीचे एक मंदिर था या नहीं, और इस एएसआई रिपोर्ट को हम एविडेंस का पार्ट मानेंगे। अब यहाँ पर जो मुस्लिम साइड है वो ये कह रही है कि जब हाईकोर्ट ने ऑलरेडी स्टे ऑर्डर दे दिया 15 मार्च को, तो फिर ये केस कैसे आप सुनवाई कर सकते हो, वाराणसी की अदालत के पास पावर ही नहीं है कि एएसआई को निर्देश दे। तो मोस्ट प्रॉब्ली इलाहाबाद हाईकोर्ट वाराणसी की इस लोकल अदालत के फैसले को स्ट्राइक डाउन कर देगा, ऐसा मुझे भी लगता है पर्सनली।
लेकिन जब तक वो होगा नहीं तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। अब इस केस का हमारी पॉलिटी पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है? देखो, अगर एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में कोई स्ट्रक्चर निकल कर आता है मस्जिद के नीचे और मान लो हिंदू मंदिर होने के पूरे उनको अवशेष मिल जाते हैं, तो फिर हिंदू साइड का ये आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ सकता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जिस प्रकार से अयोध्या राम जन्मभूमि वाले केस को एक्सेप्शन के तौर पर माना गया था, उसी प्रकार से ज्ञानवापी मस्जिद के केस को भी एक एक्सेप्शन के रूप में देखा जाए। और फिर तीसरा मथुरा वाला क्लेम आएगा कि कृष्ण जन्मभूमि वाली जो स्थान है वहां पर जो मस्जिद बनी हुई है उसको भी मस्जिद जन्म स्थान को भी एक्सेप्शन के तौर पर देखा जाए। और ऑलरेडी ये डिमांड आई रही है, लेकिन इस डिमांड को और ज्यादा बल मिल जाएगा, क्योंकि अभी भी कई लोग कह रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद बनने से ऐसा नहीं है कि उस स्थान पर हिंदुओं ने पूजा अर्चना करना बंद कर दिया, तो उसका कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ है। ज्ञानवापी मस्जिद को एक और तरीके से एक्सेप्शन मिल सकता है एंशिएंट मॉन्यूमेंट वाले क्लॉज के तहत। अब आपको पता ही है कि ये 100 साल से तो पुराना स्ट्रक्चर है, तो इसको 100 साल पुराना स्ट्रक्चर बताकर, ऐतिहासिक तौर पर इंपॉर्टेंट बताकर एएसआई के संरक्षण में भी दिया जा सकता है। लेकिन याद रखिएगा कि एएसआई के संरक्षण में जाने से किसी भी बिल्डिंग का नेचर चेंज नहीं हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एएसआई उसको अपने अंडर में लेकर मंदिर को मस्जिद या मस्जिद को मंदिर बना सकती है। ये पावर एएसआई के बाद भी नहीं है। एएसआई का काम केवल उसका संरक्षण करना है, उसका रखरखाव करना होता है। लेकिन थियोरेटिकली एक और संभावना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एएसआई से वो बिल्डिंग लेकर प्राइवेट पार्टीज को भी दे सकती है, किसी ट्रस्ट को दिया जा सकता है। लेकिन इससे डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल उठेंगे, तो ये रास्ता अपनाया जाएगा या नहीं ये देखना रहेगा आने वाले कुछ सालों में। इस पूरे मामले में हिंदू पक्ष का ये कहना है कि 91 का जो ये कानून है यही गलत है, ये संविधान के खिलाफ जा रहा है। कैसे, इसको समझिए। देखिए, 91 का कानून क्या कहता है कि आप मंदिर या मस्जिद के स्ट्रक्चर के नेचर को लेकर अदालत में नहीं जा सकते। अगर आप अदालत में जाते हो, मान लो कि आपके शहर में आपको लगता है कि अरे ये मस्जिद को मंदिर में कन्वर्ट कर दिया गया है, और आप अदालत के पास जाओगे कि ये कहने के लिए कि इसको फिर से मस्जिद बना दिया जाए, तो अदालत तुरंत आपका जो केस है उसको निरस्त कर देगी, ये कहकर कि ये अलाउड ही नहीं है अंडर दी 1991 एक्ट। तो इस प्रकार से आप अदालत में नहीं आ सकते। तो हिंदू पक्ष का ये कहना है कि ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है, इट इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि आर्टिकल 32 क्या कहता है कि फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करना जरूरी है। फंडामेंटल राइट्स को केवल इमरजेंसी के समय, वो भी कुछ फंडामेंटल राइट्स को इमरजेंसी के समय सस्पेंड किया जा सकता है, बाकी समय ऐसा सरकारें नहीं कर सकती। अब आप पूछोगे कि ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है जो मंदिर और मस्जिद की बात करता है? तो देखो, मंदिर मस्जिद की बात नहीं, लेकिन फेथ, बिलीफ और वर्शिप, इनकी बात तो कहते हैं ना हमारे आर्टिकल 25 और 26। तो आपका फंडामेंटल राइट क्या है? आपका फंडामेंटल राइट ये है ना कि आप अपना धर्म को प्रैक्टिस करें, आप अपनी धार्मिक भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकें, आप अपने धर्म को फॉलो कर सकें, अपनी कल्चरल प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकें। ये सारे अधिकार तो दिए गए हैं हमें संविधान के तहत। तो यहाँ पर हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि आर्टिकल 32 जो कहता है कि आपको अपने आर्टिकल 25 और 26 को पूरा नहीं होने पर आप अदालत को अप्रोच कर सकते हैं, इस अधिकार को 91 के इस कानून ने छीन लिया है। आ रही है आपको बात समझ में कि हमारे जो रिलीजियस फंडामेंटल राइट्स हैं उनको एनफोर्स नहीं कर पा रही अदालतें बिकॉज ऑफ दिस 1991 एक्ट। तो हिंदू धर्म के लोगों की आस्था उस जगह से जुड़ी हुई है, उस मंदिर से जुड़ी हुई है, और वहां पर पूजा अर्चना से रोकना आर्बिट्ररी, अनरीजनेबल और मैलिफाइड है इन द कंटेक्स्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 25 और 26 के। तो इस प्रकार से ये पूरा कानून ही चैलेंज किया जा रहा है कि ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 142 के तहत ये पावर होती है कि वो कोई भी ऑर्डर को पास कर सकता है टू कैरी आउट कंप्लीट जस्टिस इन द पब्लिक इंटरेस्ट वाइल अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कहीं पर भी असंवैधानिक कानून है तो उसको निरस्त करने के लिए ऑर्डर भी जारी किया जा सकता है। तो ऐसा अदालत को, सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। इस प्रकार के केसेस कई सारे अदालतों में इस वक्त चल भी रहे हैं। तो इसी के साथ ये केस और ये टॉपिक समाप्त होता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, भारत के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा लाइव पढ़ना चाहते हैं, तो इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता है। जो बुक्स का ऑफर था जिसमें आपको एक्स्ट्रा प्रिंटेड मटेरियल्स फ्री में मिल रहे थे 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पे, वो ऑफर एक्सटेंड कर दिया गया है टिल अप्रैल एंड। और अभी आपको ऑलरेडी 4 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी तो मिल ही रही है। तो 2 एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं इस वक्त अगर आप कोर्स ले लेते हैं, सब्सक्रिप्शन परचेस करते हैं। तो प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन है। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी और आइकॉनिक में आपको क्लासेस के अलावा एक पर्सनल मेंटोर भी मिलेंगे। यहाँ पर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा इन कोर्सेज पर अगर आप कोड यूज करते हैं महिपाल। याद रखिए, केवल ये कोड यूज करने पे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा।
और इसीलिए आपको ये प्राइसेस पे नहीं करनी होंगी. सो यूज़ द कोड एंड गेट अ 10% डिस्काउंट. एक साल का सब्सक्रिप्शन आपको 44,500 रुपीज़ का होगा, जिसमें आपको प्रिंटेड मटेरियल, 4 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी इस वक्त मिल जाएगी. ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की तैयारी के लिए भी यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हैं. ऑप्शनल प्लस जीएस का अगर आप कंबाइंड जो पैकेज है वो अवेल करते हैं तो यहाँ पर आपको प्राइस में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा. देयर इज अ ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल एज वेल. एंड रिमेंबर, ये प्राइसेस भी पे नहीं करनी है. यूज द कोड महिपाल एंड गेट अ फ्लैट 10% डिस्काउंट. एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स के लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं और इनकी भी ये प्राइसेस आपको नहीं देनी है. कोड यूज़ करने के बाद आपको ये प्राइस देनी होगी. इस लेक्चर का पीडीएफ आपको पाथफाइंडर या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल दोनों जगह मिल जाएगा. और अनअकैडमी की तरफ से आपको फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करी जाती हैं, पाथफाइंडर, इम्पल्स और राइज. इन फ्री टेस्ट सीरीज का फायदा उठाइए. केवल एक अनलॉक कोड आपको यूज करना है. यूज द कोड महिपाल एंड अनलॉक दीज फ्री इनिशिएटिव्स. अगर आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस को फ्री में पाना चाहते हैं तो आपको अनअकैडमी कॉम्बैट में हिस्सा लेना होगा. अच्छी रैंक लेकर आइए एंड यू विल गेट अ बिग स्कॉलरशिप फ्रॉम द अनअकैडमी ग्रुप. टॉप 500 रैंकर्स के लिए कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं. टॉप 3 में अगर आ जाते हैं तो पूरा प्लस सब्सक्रिप्शन आपके लिए फ्री है. यहाँ पर टोटल स्कॉलरशिप पूल काफ़ी बड़ा है. याद रखिए, संडे को 11 बजे ये कॉम्बैट होता है. हिंदी इंग्लिश दोनों में है. 1 घंटे का टेस्ट है और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप अपना प्लस सब्सक्रिप्शन भी जीत सकते हैं. थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे.